जैसा ही गाइज हम लोगों ने यहाँ पर अपना टाइम सेट कर लिया है। सैटरडे और वेडनेसडे बेस्ट टाइम रहेगा 1 घंटे का एपिसोड के लिए। ठीक है, लास्ट एपिसोड अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो वो लास्ट सैटरडे को आया था, तो वहां पर जाकर उसको देख लेना। चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रीतम था उसने यहाँ पर डेस्टिनी हॉल के अंदर दो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान जो उस सिटी के थे, जो वहाँ की एक लिस्ट के अंदर आते थे, वॉरियर लिस्ट के अंदर, उसके अंदर उन दोनों को वो चैलेंज कर चुका था जो टॉप 1 और टॉप 2 के थे। उस जगह पर वो अक्षय और राजेश भी आ चुके थे जो वहाँ पर उस रैंक को होल्ड करते थे। प्रीतम ने लास्ट में उन दोनों को एक साथ चैलेंज कर दिया था और वहीं पर ही उस जगह पर एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को और देखते हैं कि क्या प्रीतम इस मैच को जीत पाएगा। क्या इस बंदे की इतनी हिम्मत! अरे यार, इस बंदे ने तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर इसको यहाँ पर चैलेंज कर दिया है। ये वो वॉरियर हैं जो यहाँ पर अपनी रैंक 1 और रैंक 2 को संभाले हुए हैं और ये बंदा वास्तव में इन्हें छोटा समझता है। सभी लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं। सभी लोगों के मुंह से केवल यही शब्द, यही बातें बाहर निकल रही थी कि क्या प्रीतम का दिमाग वास्तव में खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें समझता क्या है प्रीतम? हम तो सोच रहे थे कि तुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझाएंगे, लेकिन नहीं, तू उस लायक है ही नहीं। तुझे लगता है कि एक अच्छा सबक सिखाना होगा, तभी तुझे यहाँ पर कुछ अकल आएगी। अक्षय बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। वो अपना पंख बंद करता है और उसके साथ में उससे कहता है, राजेश भी उससे कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर आया है क्या? प्रीतम, मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा बेवकूफ होगा कि तू यहाँ पर हम दोनों को एक साथ चैलेंज कर देगा। चल छोड़, अगर तेरी ये इतनी ही इच्छा है तो हम तेरी ये इच्छा कंप्लीट कर देंगे। जो राजेश था वो यहाँ पर अपनी आंखों के अंदर अंगारे लिए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ज्वालामुखी के जो अंगारे हैं वो उसकी आंखों के अंदर ही जल रहे हो। वो यहाँ पर प्रीतम तो वहीं पर ही जलकर भून देना चाहता था। चल आ, देखते हैं क्या होता है, क्या तू हमें टच भी कर पाएगा? राजेश वहां पर जोर से दहाड़ता है और अपने पैर को जमीन के ऊपर मारता है। जैसे ऐसा करता है कि उसके साथ में ही सभी लोग वहां पर पीछे की तरफ हो जाते हैं। वहां पर उस भीड़ के अंदर विपिन और उसके साथ में उसके स्टूडेंट्स और उसकी बीवियों को भी पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। जल्द ही अब बीच में 3 बंदे खड़े थे। अक्षय, राजेश एक तरफ और दूसरी तरफ था प्रीतम अकेला, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं था। वही प्रीतम कहता है, चलो तो शुरू करते हैं। फालतू में कोई भी बात करने का मेरे पास में मतलब नहीं रहा, क्योंकि पहले से यहाँ पर जो स्वर्ग की डेस्टिनी टेस्ट है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले मैच यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। इतना कहने के साथ में जो प्रीतम शाह अगले ही पल अपनी जगह से गायब हो जाता है और अपनी 2 उंगलियों के साथ में आगे तरफ एक अटैक करने लगता है। उसकी उंगलियों के ऊपर कुछ एनर्जी घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्रिल हो और वो आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर जो राजेश था वो कहता है, बस बहुत हुआ। और वो अपने पैर को जमीन के ऊपर मारता है। जैसे ऐसा मारता है कि अगले ही पल वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। उसका फुटप्रिंट वहीं पर गड़ जाता है और वहां पर एक सोनिक बूम के साथ में वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ले संभाल। उसके साथ में वो यहाँ पर अपने पैर को ऊपर की तरफ उछालता है और वहां से एक स्विंग लगाते हुए सीधा वहां प्रीतम की तरफ बढ़ा देता है, स्टार सेल। और वो जोर से कहता है, वो उसका एक सिग्नेचर मूव था जिसको उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से ट्रेन किया था। अगले पल वहां पर एक आर्क जैसा बनता है और सीधा वो प्रीतम की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीतम के चेहरे के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं था। वही नॉर्मल सा सीधा साधा सा चेहरा सीधा उसकी तरफ अपनी 2 उंगलियां लिए हुए बढ़ता है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। उसकी वो लात और प्रीतम की वो 2 उंगलियां वहां पर टकराती है और वहां एक जोरदार सोनिक बूम गूंज जाता है। उसी पल प्रीतम वहां रुकता नहीं और जल्दी अपने हाथ को ऊपर से उठाता है और एक पाम अटैक सीधे सीधे वहां उसके ऊपर करने लगता है। एक से 2 बार और दूसरे से उसको धकेलना। तू तेरी वहां जैसे ही यहाँ पर राज उस चीज को देखता है, राजेश वहां पर उस चीज को देखता है तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है
उसकी हिम्मत नहीं थी। वो जल्दी से अपने एक कदम को पीछे की तरफ करता है और पीछे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि ये अटैकर उसे डायरेक्ट हिट होता है तो वहां उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग सकती थी। हालांकि जिस पल राजेश पीछे की तरफ जा रहा था उस पल वहां प्रीतम भी पीछे नहीं रहता। वो जल्द ही उसकी तरफ अपने उन्हीं फिंगर आर्ट्स का टेक्निक का यूज करता है और एक बार तेजी से उसके ऊपर कर देता है। अगले पल वहां पर राजेश के मुंह से खून निकलने लगता है। राजेश की हालत बहुत बुरी हो जाती है। एक तरफ से उसके कपड़े फट से जाते हैं और उसके चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा घाव बन जाता है जो उसकी फिंगर आर्ट टेक्निक का था। राजेश 7-8 कदम पीछे की तरफ जाता है और वहां पर रुकता है। वहां पर जब वो अपने आप को रोक रहा था तो वो अपने लेग्स का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर एक बड़ा सा गड्ढा होते जाता है। क्या यही है तेरी स्टार रिवर टेक्निक? वहां पर जो प्रीतम था वो जोर से हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाते हुए, और अगले पल वो अपनी तिरछी निगाहें सीधे अक्षय के ऊपर टिका देता है। उसकी वो चील सी निगाहें ऐसा लग रहा था जैसे कि अक्षय के तन बदन के अंदर आग से लगा रही हो। उसके बदन में सुइयां छुप रही थी। मैंने कहा था एक साथ आओ, लेकिन नहीं, तुम लोग अकेले अकेले ही मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सबक होने वाला है कि कभी किसी को यहाँ पर कम नहीं समझना चाहिए। जो प्रीतम था वो यहाँ पर अक्षय को देखते हुए उससे कहता, उसकी आवाज बहुत ज्यादा कोल्ड थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राक्षस उनसे कह रहा हो। लेकिन जब वहां पर वो ये शब्द कह ही रहा था कि उसी वक्त बूम, अगले ही पल वहां पर एक पंखा निकलते हुए बाहर आता है। वो पंखा सीधे प्रीतम की तरफ बढ़ रहा था, जो कि उसके सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सों के ऊपर वार कर रहा था। लेकिन वहां उसका वो अटैक ही नहीं, उसके पीछे से वो भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसको आगे बढ़ते हुए देखकर प्रीतम वहां पर उसकी तरफ देखता है। अच्छा आओ, और उसके साथ वो अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले ही पल एक आवाज आती है। उसके पीछे एक बड़ा सा प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकल कर आता है। ये एक बड़ा सा वॉरियर स्पिरिट था। ये स्पिरिट मानो तो एक आत्मा शरीर जो बहुत ज्यादा विशाल लग रहा था। ना कोई ताकत ना कुछ और, बस एक नॉर्मल सी 999 हॉर्स पावर का वो समंदर। अगले ही पल वो प्राइमोर्डियल स्पिरिट सीधे उसके अंदर चला जाता है और जो यहाँ पर प्रीतम था वो एक पंच पीछे की तरफ करता है और अगले ही पल वो उस पंखे के साथ जाकर टकराता है। जैसे ऐसा होता है कि वहां पर एक जोरदार शॉक वेव घूमती है और अगले ही पल जो वो पंखा था वो एक दीवार के अंदर जाकर लड़ जाता है। वहीं अक्षय की वो चाल वहीं पर ही बेकार हो जाती है। उसके सीने के अंदर एक ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने जमकर एक पत्थर फेंक कर मारा हो। वहां समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी थी जो यहाँ पर अक्षय को पीछे की तरफ ले जाने लगती है। वो एक बड़े से हरिकेन के अंदर फंस सा जाता है। उसे ये तक समझ नहीं आता कि वो वहां पर लड़े या फिर वहां से पीछे की तरफ चला जाए। वहां किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां जो अक्षय है वो अभी किस तरह से उस चीज को फेस कर रहा था। और अगले ही पल कई सारी लहरें सीधे अक्षय के ऊपर गिरती है और अक्षय कई ज्यादा कदम पीछे की तरफ चला जाता है। वो एक बार भी नहीं झेल पाया था और उसके साथ में वो भी वहां पर हाँ क्या हुआ ये? अरे भाई ये क्या हुआ? यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों वहां पर ये आवाजें वहां पर गूंज जाती है और थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। क्या प्रीतम ने उन दोनों को हरा दिया? वो टॉप रैंकर्स को? ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी ताकत तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो दोनों तो यहाँ पर हमारे टॉप रैंकर्स हैं। हाँ है तो सही, लेकिन वो देखो वो प्रीतम, वहां पर वो लोग जब प्रीतम को देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो प्रीतम है वो अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा हुआ था। उसकी सांसें बिल्कुल भी नहीं फूली थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये दोनों बंदे तो उसके लिए कुछ थे ही नहीं, एक मक्खी से ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? हमें पता है कि प्रीतम बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आखिरकार ये इतना पावरफुल कब से हो गया? वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो उसे देखता है और कहता है ठीक है, वास्तव में इस बंदे ने बिना किसी
स्वर्ग की डेस्टिनी को समझे हुए यहाँ मेरे जैसा लेवल हासिल कर लिया है, बहुत ज्यादा काबिले तारीफ। और वास्तव में पहली बार था जब विपिन के मुंह से किसी के लिए कोई तारीफ निकली हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब वो लोग बातें कर रहे थे, अक्षय और राजेश फिर से खड़े हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि ये एक ही रास्ता है एक साथ अटैक करने का। मतलब कि अब वो दोनों यहाँ पर तैयार हो गए थे जॉइंट अटैक करने के लिए। लेकिन जब वो आगे बढ़ने वाले थे कि उसी वक्त बस बहुत है, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? ये आखिरकार उस बंदे ने तुम्हें हरा दिया है और फिर भी तुम वापस उसके ऊपर निहत्था वार करना चाहते हो। बस बहुत हुआ। वहां पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उसके साथ विपिन पीछे तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहां पर अवनी खड़ी हुई थी। वहीं विपिन उसको हाथ से इशारा करता है, नहीं बस अवनी, अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी बात सुनकर अवनी चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों बंदों को भी समझ में आता है कि वो अभी क्या करने जा रहे थे। वो वहीं पर ही रुक जाते हैं और राजेश कहता है, प्रीतम माफ करना, हम लोग थोड़े से घमंडी हो गए थे, हमें यहाँ पर अपनी हार लाजमी नहीं लगी, इसी वजह से हम तुम्हारे पर अटैक कर रहे थे। तो उसे हम अक्सर भी कहता है, हाँ दोस्त माफ करना, वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। उसके साथ वो दोनों यहाँ पर माफी मांगने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम कहता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर तुमसे लड़कर मुझे मजा तो आया। उसके साथ में ही वहां पर जो प्रीतम था वो विपिन के पीछे खड़े हुए अवनी के पास में चला जाता है। अवनी कोई और नहीं, अवनी मास्टर शेख के वंशज थी, जो कि उसी की ब्लड से आई हुई थी या उसी का ब्लड उसी के अंदर था, जो कि हमें यहाँ पर जो मास्टर जी कॉन्टिनेंट है उससे ऊपर की जो पावर वर्ल्ड था उसके ऊपर मिली थी ना, आकाश के अंदर। वही जब विपिन और उसके स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना था और वहाँ पर अचानक से दो पावरफुल मॉन्स्टर्स आ गए थे। उसी जगह पर अवनी वहाँ विपिन को मिली थी और उसके बाद में विपिन ने अवनी को अपना एक स्टूडेंट बना लिया था, क्योंकि अवनी कोई और नहीं, वो मास्टर शेख के ही वंशज थी और वो उन्हीं के ब्लड से रिलेट करती थी। उसके साथ में ही जो प्रीतम था वो कहता है, तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसके साथ कहती है, मेरा नाम अवनी है। अच्छा, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो वैसे? तो उसके साथ में अवनी कहती है, मैं यहाँ पर स्वर्ग की डेस्टिनी मास्टर्स के एग्जाम को देने के लिए आई हुई हूँ। अच्छा ऐसी बात है, अरे वो तुम्हें भी देने आया हूँ। वहाँ पर जो प्रीतम था वो अवनी से कहता है और इस जगह पर वो थोड़ा सा अवनी के ऊपर ब्रश भी कर रहा था, लगता है यहाँ पर छोरे का दिल आ गया इसके ऊपर। उसके साथ में ही अवनी कहती है, हाँ वो बात कुछ ऐसी है कि आज हम सब यहीं पर इसलिए आए हुए हैं। तो उसके बाद प्रीतम कहता है, चलो फिर अच्छी बात है, एक काम करो, तुम मेरे साथ में चल सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा स्पोर्ट दिलवा दूंगा जहाँ से तुम अपना जो एग्जाम है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाओगी और तुम्हें वहाँ पर कहीं ज्यादा डेस्टिनी एनर्जी भी मिल जाएगी। उसके साथ में वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके साथ में अवनी कहती है, नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी अपने टीचर के साथ में यहाँ पर आई हूँ। टीचर? कौन है तुम्हारा टीचर? तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रीतम हैरान और वो उससे कहने लगता है और वो आसपास में देखने लगता है। वहां पर कोई भी बुढ़ा सा कोई महसूस नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब वो इधर उधर देख रहा था तो वो वहां पर पाता है कि एक बंदा अपनी तरफ अब एक अंगुली करे हुए था और ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो है। तो उससे प्रीतम कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो विपिन कहता है, अरे वो मैं ही हूँ इनका टीचर। इसके साथ वो उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार सी मुस्कान थी। उसके साथ में वो उसे देखता है, आप? और वो उसके आसपास में देखने लगता है, यार आप इतने बड़े भी नहीं हैं और आपकी एज इतनी ज्यादा भी नहीं है, आपकी साधना भी नॉर्मल ही है, लेकिन क्या आप वास्तव में इनके टीचर हैं? वहां पर प्रीतम एक पल के लिए पूरी तरह सन रह गया, क्योंकि वास्तव में वो बंदा ज्यादा बड़ा नहीं था, उसके आसपास कुछ 1, 2 या 3 साल ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनका एक टीचर बन चुका था। वहीं दूसरे रवि में उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत देर वेट कर लिया है, चलिए अब जल्द ही यहाँ पर जो स्वर्ग का डेस्टिनी मास्टर एग्जाम है वो शुरू होने वाला है और वहां पर आप लोगों को 10-10 के पेड़ के अंदर जाना होगा। वहां एक एल्डर आता है और वो उन सभी को बताने लगता है और उसके साथ में अपनी ताली बजाता है, जिससे से करता है कि अगले ही पल वहां पर उस होल के अंदर एक बड़ा सा पिलर बाहर निकल कर आता है और वो कहते हैं, ये वो स्टोन पिलर है जिसके ऊपर सब कुछ दिखाया जाएगा, जो कुछ भी यहाँ पर उस होल के अंदर होने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप अंदर जाएं तो उसके बाद में थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि अंदर दबाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे आपको लगे कि आप लोग वहाँ पर उस दबाव को सहन नहीं कर पाएंगे तो उसके साथ में आप लोगों को उस जगह से बाहर निकल कर आ जाना है।
वहाँ पर वो एल्डर उन सभी को समझाने लगता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके साथ में जल्द ही वहाँ पर 10 बंदों का नाम आता है और वो 10 बंदे जल्द ही बेच बनाकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। थोड़े समय के लिए सभी की निगाहें वहीं पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर शांति के बाद में आखिरकार वहाँ पर उन सभी बंदों में से यहाँ पर केवल एक ही बंदा सफल होकर बाहर निकल पाता है। ऐसे ही धीरे धीरे और बंदे जाते हैं और जल्द ही यहाँ पर 40 बंदों ने पहले से अपना एग्जाम दे लिया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जो थी वो ये थी कि यहाँ पर केवल उन 40 बंदों के अंदर से केवल 3 ही पास हो पाए थे। हाँ, ये क्या हो रहा है? विपिन भी यहाँ पर एक पल के लिए चौंक गया ये देख कर कि यहाँ पर ये डेस्टिनी मास्टर्स का जो एग्जाम है ये कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यार ये इतने ज्यादा बंदे फेल कैसे हो रहे हैं। उसके साथ में वहाँ पर आवाज आती है, ठीक है अगला बैच। और अगले बैच के लिए यहाँ पर नाम बताए जाते हैं, प्रीतम, अवनी, कालिया और छोटा चूजा। वहाँ पर वो नाम लिए जाते हैं। लेकिन जब वो नाम लिए जाते हैं तो उसके साथ में ही वो लोग आगे निकल कर आते हैं। वहीं जैसे वो आगे निकल कर आते हैं तो वहीं एल्डर कहता है, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग पीछे रहो। आखिरकार यहाँ पर घोड़े और मुर्गे का कोई एग्जाम नहीं है। अगले ही पल यहाँ पर जैसे ही कालिया और छोटा चूजा बाहर निकल कर आता है तो उसके साथ में सभी लोग वहाँ पर उस दोनों को देखने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये एग्जाम है एग्जाम। अरे कोई परिंदों का यहाँ पर कोई मेला नहीं लगा हुआ, ना यहाँ पर घोड़ों के ऊपर बैठने की कोई प्रतियोगिता है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सभी लोग इसी तरह से वहाँ पर बातें करने लगते हैं। जब वो लोग अपने सामने का नजारा देखते हैं तो वास्तव में वो लोग हैरान रह जाते हैं कि वहाँ एक घोड़ा और एक मुर्गी का बच्चा आ गया था। और उन्हें देखकर सभी लोगों के अंदर ऐसे बातें शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो यहाँ पर ऐसा कुछ बातें कर रहे थे कि वहाँ पर चूजा आगे बढ़ता है। उसके चोंच के अंदर उसका टोकन था, जिसकी जो बेल्ट थी वो उसके गले के अंदर लटकी हुई थी। वो यहाँ पर ची 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 करता है और उसके साथ में यहाँ पर एल्डर कहता है, क्या हुआ भाई? अरे तुम्हें मैंने कहा ना वहाँ पे जाओ। लेकिन जैसे यहाँ पर एल्डर उस चीज को देखता है, हाँ क्या तुम भी एग्जाम दोगे? अबे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर ऐसा कुछ कह ही रहा था वहाँ पर जो कालिया था वो भी बकरी की आवाज निकालते हुए आता है, घोड़े की नहीं बकरी की आवाज। वो यहाँ पर ऐसे करते हुए अपने टोकन को दिखाने लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो एल्डर उसको देखता है तो उसके साथ वो अपना माथा पकड़ लेता है। हाँ? तुम भी क्या तुमने यहाँ पर उस फीस को पे किया था? अरे भाई उस फीस को पे करना यहाँ पर किसी की भी बस की बात नहीं है और तुमने वास्तव में उस फीस को पे करा और यहाँ पर आ गए। वहाँ पर उसको ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। आज तक यहाँ पर उसने इंसानों को देखा था जो यहाँ एग्जाम देने आते थे, लेकिन आज पहली बार एक मुर्गी का बच्चा और यहाँ पर एक काला घोड़ा उस एग्जाम को देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वही सभी की हंसी को देखने के बाद में जो वो एल्डर था, एल्डर मुकेश, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है। वो यहाँ पर कहने लगता है, अबे कौन है जिसने यहाँ पर इन चूजे और इस घोड़े को यहाँ पर लेकर आया है? जल्दी बताओ। इस जगह पर तो गुस्सा आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन नालायक इंसान था जो यहाँ पर अपने इन घोड़ों को यहाँ पर लेकर आया था। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में विपिन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं हूँ जो यहाँ पर इनको लेकर आया हूँ, ये मेरे पेट्स हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो एल्डर मुकेश उसकी वो बात सुनता है तो उसकी तरफ देखता है और उसको ऊपर से नीचे छानबीन करने लगता है। क्या तुम? और ये तुम्हारे पेट्स हैं? अरे यार तुम पागल वागल हो क्या? आखिरकार तुम्हें पता नहीं चलता कि यहाँ पर पेट्स लाना ठीक है, लेकिन फिर भी तुम उनको एग्जाम दिलाना चाहते हो। और ये किस एंगल से पेट्स दिखते हैं? पेट्स होते हैं उड़ने वाले या फिर लड़ाई करने वाले, लेकिन तुम एक चूजे को और एक घोड़े को लेकर आ गए। तो विपिन कहता है, तो क्या हुआ? तो जाओ कहते हैं, लेकिन ये क्या पैसों की बर्बादी नहीं? तो विपिन कहता है, ये मेरे पैसे, मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तुम कौन हो तो मुझे बताने वाले? आप तो ये बताइए कि आखिरकार क्या मैं इनको यहाँ पर एग्जाम दिलवा सकता हूँ या नहीं दिलवा सकता? तो वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में ही एल्डर मुकेश कहते हैं, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या तुम यहाँ पर इनके ऊपर अपने पैसे वेस्ट करना चाहोगे? वहाँ पर एल्डर मुकेश को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या कहे उस बंदे से जो बंदा यहाँ पर ऐसी नशेड़ी हरकतें करने लगा, क्योंकि उसने यहाँ पर बड़े बड़े इंसानों और बड़े बड़े आदमी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता था, वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े शौक करते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं देखा था कि वो अपने पैसे उड़ाने के लिए अपने ही पेट्स को यहाँ पर लाकर किसी तरह से डेस्टिनी एग्जाम को देने के लिए आतुर हो। यहाँ पर जो एल्डर मुकेश थे वो जाविया सिटी डेस्टिनी हॉल के एक डेस्टिनी मास्टर्स थे, जो यहाँ की जो असेसमेंट होते थे उन सभी को मेजर करते थे और उन सभी की रिपोर्ट बनाया करते थे। इतना समय हो गया और इतने समय के अंदर आज तक यहाँ पर कोई भी एक बंदा नहीं आया
जो अपने ही पेट से या अपने जानवरों को यहाँ पर लाकर ये एग्जाम दिलवाना चाहता हो और अपना शौक पूरा करना चाह रहा हो। इतने समय के अंदर ये पहली बात थी कि आखिरकार कोई बंदा ऐसे आया था। हाँ ठीक है, अगर ये छोटी रकम होती तो वहां पर चल भी जाता, लेकिन 30 मिलियन सोर्स कॉइन कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो वही विपिन कहता है, अरे तो फिर क्या दिक्कत है, मेरे पैसे है ना, मैं कुछ भी करूं। अब आपने कह दिया है कि कोई भी यहाँ पर एग्जाम दे सकता है, जब तक उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हो, तो फिर आप फालतू में इस चीज को रोक क्यों रहे हैं, अलाउ कर दीजिए इनको एग्जाम देने के लिए। विपिन एक हल्की सी मुस्कान के साथ में और आदरता पूर्वक उनसे कहता है। तो उसकी बात सुन एक पल के लिए मुकेश यहाँ पर चुप हो जाता है और एल्डर मुकेश फिर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी मर्जी है तो मैं यहाँ पर तुम्हें मना नहीं करूंगा, जाओ दिला लो एग्जाम, लेकिन पैसे वेस्ट हुए तो मुझे मत बताना, मैं इसमें कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि वास्तव में एल्डर मुकेश जानते थे कि सामने वाला बंदा भी सही कह रहा था, उसकी मर्जी पैसे कहीं पे भी उड़ाए, पैसे मिल गए थे, उसे पैसों से मतलब था, उसे यहाँ पर इन सब से क्या ही लेना देना। वहीं जैसे एल्डर वहां पर उसकी मंजूरी देते हैं तो उसी वक्त एक आवाज आती है, नहीं मुझे मंजूर नहीं है। उसके साथ में जैसे ही यहाँ पर वो आवाज सुनाई देती है तो सभी लोग उस तरफ देखते हैं। वहां पर एक लड़का अपना मुंह फुलाए खड़ा हुआ था। क्या प्रीतम, तुम अब तुम्हें क्या हो गया? विपिन भी एक पल के हैरान, ये आखिरकार ये बंदा इतने समय तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वो हो रहा था, लेकिन अब अचानक से इसका रुतबा कैसे चेंज हो गया? तो उसके साथ प्रीतम कहता है, मुझे यहाँ पर मंजूर नहीं है, मैं किसी की भी साथ में यहाँ पर असेसमेंट दे सकता हूँ, लेकिन इन जानवरों के साथ में बिल्कुल नहीं। वो इस जगह पर अपना मुंह फुलाए हुए छोरे की जैसे खड़ा था और उसके हाथ में अपने दोनों हाथों को अपने सामने बांधे हुए था और वो यहाँ पर उनसे कहता है। वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में वहाँ पर जो अवनी थी वो कहती है, लेकिन क्यों नहीं, ये मेरे टीचर के पेड्स हैं, आखिरकार तुम्हें क्या परेशानी है, हम लोग भी तो इसको एग्जाम को देने के लिए आगे जा रहे हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ प्रीतम एक पल के लिए चौंका, क्या तुम अवनी, क्या तुम भी? तो उसके साथ में अवनी कहती है, हाँ मैं भी जा रही हूँ, आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है? तो उसके साथ में यहाँ पर प्रीतम का मुंह बंद, वो कहता है, लेकिन क्या, आखिरकार तुम्हें एग्जाम नहीं देना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो एग्जाम, लेकिन देखो हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रीतम एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। आखिरकार उसकी जो फर्स्ट क्रश थी उसी ने यहाँ पर उसको ये सब कुछ शब्द कहे थे, इसी वजह से अब वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऐसा समझो कि यहाँ पर जो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया था वो एहसान मैं यहाँ पर तुम्हारे इस बात को मानकर चुका रहा हूँ। तो उसकी बात सुनकर अपनी कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ पर वो कोई बड़ा एहसान नहीं था जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा बड़े गिल्टी फील करो कि हाँ भाई मैंने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, अब इस लड़के का एहसान मैं किसे उतारूं। तो इसी वजह से यहाँ पर प्रीतम मान जाता है और कहता, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं यहाँ पर इस चीज के लिए मंजूर कर देता हूँ। तो वहीं पे अवनी कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ पर कौन सी बड़ी बात है, इसके अलावा ये दोनों ही दोनों मेरे टीचर के एक परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इस चीज को ज्यादा नहीं खींचना चाह रही। वैसे भी अवनी के लिए ये कोई बड़ा ऐसा नहीं था, आखिरकार केवल उसने एक शब्द तो कहा था कि भाई बस हो गया, मत लड़ो उससे, आखिरकार इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। इसी वजह से अवनी भी उस चीज को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाह रही थी। वहीं उसके यहाँ प्रीतम कहता, चलिए ठीक है एल्डर, मैं भी तैयार हूँ इस असेसमेंट को साथ में देने के लिए। तो वहीं यहाँ पर जो एल्डर मुकेश थे वो भी राहत की सांस लेते हैं। वो ये सोच रहे थे कि भाई ये आज का जो असेसमेंट है कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। वो कहता है, चलिए ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो। उसके साथ में वो एक तरफ इशारा करते हैं, आपको उसके अंदर जाना होगा। उसके साथ में ही उनके सामने एक बड़ी सी गुफा थी, जो गुफा होल के अंदर ही बनी हुई थी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उस गुफा को यहाँ पर बनाया गया था, उसके सामने लगा था एक स्टोन का गेट। अगले पल वो गेट वहाँ पर खुल जाता है। उसके बाद वो एल्डर मुकेश कहते हैं, आपको अंदर जाना होगा, वहीं पर ही आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन हाँ अगर अंदर उस चीज को सहन ना कर पाओ तो तुरंत बाहर निकल कर आ जाना, वरना आपकी जो आत्मा है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। उनकी बात सुनने के साथ में जो कंटेस्टेंट वो आगे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर ही जो छोटा चूजा और कालिया था वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं। वो पा रहे थे जैसे कि यहाँ पर विपिन उनसे कुछ कहे, तो विपिन कहता है, ध्यान से अंदर आराम से रहना और उस एग्जाम को देना। हाँ अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है या फिर तुम एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करना और बाहर निकल कर आ जाना। आखिरकार केवल ये एक डेस्टिनी मास्टर्स का असेसमेंट ही है, तो फालतू में इस चीज को ज्यादा माइंड मत करना। तो उसकी बात सुनकर दोनों के दोनों अपना सर हिला देते हैं और अवनी भी अपना सर हिलाते हुए सीधा उनके साथ में अंदर की तरफ चली जाती है। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं गेट बंद होता है तो उसके साथ
ऐसे यहाँ पर बंदरों की तरह जितने भी लोग थे वो लोग हंसने लगते हैं। वो यहाँ पर विपिन की तरफ देखते हैं, अरे यार कितना मूर्ख इंसान है, अपने पैसे यहाँ पर इन जानवरों के ऊपर वेस्ट करने लगा। अरे और ये क्या ये रहा, जाओ अंदर और आराम से रहना। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर वो मुर्गा और घोड़ा इसकी बातें समझ भी रहे होंगे। ये बंदा पागल है, पागल। इसको यहाँ पर इस असेसमेंट की नहीं, एक पागल थाने की जरूरत है, वहीं पर जाकर इसको बिठा देना चाहिए। यार कैसे हरकतें करते हैं ये लोग अगर आके। हाँ यार सही कहा तुमने। हाँ यार सही है, आखिरकार ये बंदे आजकल पागल हो गए। ऐसे ही सभी लोग बातें करने लगते हैं और वो वहाँ पर विपिन की बेइज्जती करने लगते हैं। वहाँ पर वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर था वो विपिन को देखकर वो मन ही मन में ये सोच रहा था, मानना पड़ेगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है, फिजूल खर्ची करता है। 60 मिलियन सोर्स कॉइन को ये ऐसे ही पानी में बहाने के लिए तैयार हो गया, केवल अपने जानवरों को इस टेस्ट को देने के लिए। मानना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 60 मिलियन सोर्स कॉइन कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जब यहाँ पर एल्डर और सभी लोग बातें कर रहे थे कि वहाँ आखिरकार जो वो चेम्बर था उसका जो दरवाजा था वो भी बंद हो जाता है। हॉल के अंदर सभी लोग जैसे अंदर जाते हैं तो उसके साथ में अगले ही पल वहाँ पर एक तेज रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। जैसे वो अंदर जाते हैं तो उस जगह पर चारों तरफ पानी ही पानी था। वो लोग अभी पानी के ऊपर खड़े हुए थे। जैसे ही यहाँ पर वो अपने आसपास में देख ही रहे थे कि उसी वक्त अचानक से धम उन सभी के ऊपर एक जोरदार बहाव पड़ता है और अगले ही पल वो लोग सीधे उस बहाव के अंदर बहने लगते हैं, क्योंकि अगले ही पल उसके अंदर लहरें उफन के अंदर आ जाती है और अगले ही पल ऊपर से कई ज्यादा एनर्जी नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये असल में स्वर्ग की साफ डेस्टिनी एनर्जी थी जो यहाँ पर किसी की भी डेस्टिनी या फिर किसी के भाग्य को तय करती थी। उनका भाग्य उसी के ऊपर डिपेंड होता था कि क्या वो एक डेस्टिनी मास्टर बन पाएंगे या नहीं। उसके अंदर कई ज़्यादा तरह की अलग अलग एनर्जी थी जिनको यहाँ पर अलग अलग सिल्वर, गोल्डन और सुनहरी कलर के अंदर भी देखा जाता था। सुनहरे कलर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही मिला करती थी। वहीं जब यहाँ पर वो लोग पानी के अंदर गिरते हैं तो उसके साथ में ही अगले ही पल वहाँ पर जो प्रीतम था वो अवनी के पास आता है और कहता है, तुम्हारा टीचर अभी यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक भाग्य एनर्जी को पकड़ने में शायद तुम एक कोई पावरफुल एनर्जी को पकड़ सको। तो वही अवनी कहती है, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए सभी का भाग्य चुनना उनके हाथों के अंदर होता है कि वो किस तरह के भाग्य को चुनते हैं। इसी वजह से तुम्हारी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के साथ में वो जल्दी ही यहाँ पर उस नदी के अंदर गोता लगा जाती है। वहाँ पर कई ज़्यादा एनर्जी के अलग अलग छोटे बड़े धागे घूम रहे थे। कुछ सिल्वर कलर के थे, कुछ और कुछ अलग अलग कलर के धागे भी थे। उसके साथ में अवनी अपने आसपास में देखने लगती है और सोचने लगती है, मुझे यहाँ पर अपने टीचर को बताना होगा कि मैं भी यहाँ पर उनकी स्टूडेंट बनने लायक हूँ। मैं उनको निराश नहीं कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे कुछ अच्छी सी सुनहरी एनर्जी और सुनहरी भाग्य को पकड़कर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। वही मेरी दिशाओं को निश्चित करेगा और मेरी ताकत को बढ़ाने में अच्छा होगा। जो अवनी थी वो यहाँ पर इसके बारे में सोचती है, जैसे ऐसा सोचती है कि अगले ही पल एक नदी के अंदर गहराई के अंदर बहुत ज़्यादा चमकीली रोशनी दिखाई देने लगती है। अवनी जैसे उसको देखती है तो उसके साथ में वो जल्द ही नीचे की तरफ जाने लगती है। वो रही वो गोल्डन एनर्जी, मुझे वही एनर्जी चाहिए। मैं उसी एनर्जी के साथ में अपनी ताकत बढ़ा सकती हूँ। इतना कहने के साथ वो गोता लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ जाने लगती है कि अगले ही पल अंदर से बहुत ज़्यादा तेज बहाव बाहर की तरफ निकलने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये क्या रिवर ऑफ डेस्टिनी है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने इसको बनाया होगा, क्योंकि रिवर ऑफ डेस्टिनी को यहाँ पर केवल गैलेक्सी रियलम के ऊपर ही पाया जा सकता है, यहाँ पर नहीं। ये सोचते हुए वो नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर प्रीतम बीच में आ जाता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। प्रीतम की हालत थोड़ी सी गलत लग रही थी। प्रीतम कहता है, अवनी क्या तुम्हें वो एनर्जी चाहिए? आओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ सिल्वर एनर्जी को लेने के लिए। तो अवनी कहती है, सिल्वर? मुझे सिल्वर नहीं चाहिए, मुझे सुनहरी एनर्जी चाहिए, मुझे वही चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर प्रीतम कहता, क्या सुनहरी? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें पता है कि यहाँ पर सुनहरी एनर्जी को लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है? तो वहीं वो कहती है, मुझे तो वही चाहिए। लेकिन उसके साथ में प्रीतम कहता है, लेकिन अवनी अगर तुम यहाँ पर ऐसे जिद करोगी तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी।
तो उससे होती मुसीबत। वो कौन सी मुसीबत है? तो उसके बाद प्रीतम कहता है कि हम लोग जितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर पकड़ते हैं उतनी ही ज्यादा बड़ी डिवाइन पनिशमेंट हम लोगों को मिलती है, और वही डिवाइन पनिशमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती है। अगर हम लोग यहाँ पर सिल्वर ग्रेड की किसी कम लो एनर्जी वाली डेस्टिनी को पकड़ते हैं तो उस जगह पर उसके हिसाब से हमें पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर हम लोग गोल्डन लेवल की किसी पनिशमेंट को पकड़ लेते हैं तो उस जगह पर हमें बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तो यहाँ पर सभी लोग तुम्हारे टीचर के ऊपर हंस रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर अपने पैसे वेस्ट किए, वो भी उस घोड़े और मुर्गे के ऊपर। लेकिन जैसे प्रीतम ये शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर अपनी फिर से उससे गुस्से की देखने लगती है और उसे यहाँ पर अपनी खोनी मारते हुए कहती है, क्या कह रहे थे तुम मेरे टीचर के बारे में? एक बार वो देखो। उसके साथ वो एक तरफ इशारा करती है, तो जैसे यहाँ पर उस तरफ इशारा करती है तो वो इशारा किसी और की तरफ नहीं, वो यहाँ पर उस हमारे छोटे नटखट चूजे की तरफ था, जो चूजा यहाँ पर आराम से उस नदी के ऊपर चल रहा था, मानो कि यहाँ पर उसे उन लहरों से कोई मतलब ही ना हो, वो वहां पर सर्फिंग कर रहा था। ये चूजा वहां पर कैसे चल रहा है? तो वही अवनी अपने कंधे उचका देती है और कहती है, एक बार देखो तो सही वो भी क्या करने वाले हैं। वहीं यहाँ पर प्रीतम उसको अपनी आंखें पतली करते हुए देखने लगता है, लेकिन जब वो उसको देख ही रहा था कि उसी वक्त छपाक जो वो चूजा था वो यहाँ पर अगले पर उछलता है और सीधा पानी के अंदर जंप लगा देता है। वो तेजी से यहाँ पर नीचे की तरफ जाने लगता है। उस साथ में प्रीतम कहता है, ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, इतना गहरा क्यों जा रहा है? लेकिन उसी वक्त जब वो ये शब्द कह ही रहा था कि उसी वक्त अवनी कहती है, एक बार देखो तो सही वो कहाँ जा रहा है। तो वहीं प्रीतम देखता है तो वहीं पर उस नदी के अंदर ही अंदर एक गोल्डन एनर्जी थी जो वो बहुत तेजी से चमक रही थी। क्या अब मत कहना वो इस एनर्जी को। लेकिन उसी वक्त वो सोच पाता उससे पहले ही जो चूजा था वो यहाँ पर उस एनर्जी के पास में जाता है और गप उसे अपनी चोंच के अंदर पकड़ता है और उसे चबाने लगता है, कटर कटर, जैसे यहाँ पर वो कोई कुरकुरे खा रहा हो। ये क्या, ये कोई मजाक नहीं, ये भूत है। वहाँ पर जैसे प्रीतम उस चीज को देखता है तो उस जगह पर वो पूरी तरह से सदमे के अंदर चला जाता है। हालांकि अवनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी ज्यादा समय से यहाँ अपने उन चूजे दोस्तों और अलग अलग प्राणियों के साथ में रही हुई है और उसी टीचर की तरह साथ में रहते तो उसे अब इस चीज की आदत सी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम कहता है, ये चूजा, तुम इस चूजे को कहाँ से पकड़ कर लेकर आई? ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसा है? इसके ऊपर तो यहाँ पर उन लहरों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अवनी अपने कंधे उचका देती है। उसके साथ में ही यहाँ पर प्रीतम फिर से उसको देखने लगता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उस तरफ देखता है तो वहां पर वो पाता है कि जो वो चूजा था वो यहाँ पर उस एनर्जी को खाते हुए मूसा बना रहा था, जैसे ही उसको टेस्ट ही ना रहा हो। कटर 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 और अगले पल यहाँ पर उस एनर्जी को वो वहीं पर ही थूक देता है। जैसे वैसा करता है कि प्रीतम, मेरा सीना, मेरा दिल, मेरे फेफड़े ये सब फट जाएंगे। आखिरकार इस बंदे का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो गोल्डन एनर्जी, उस गोल्डन एनर्जी को उसने यहाँ पर थूक के फेंक दिया। अरे भाई वो च्युइंगम नहीं है, वो एनर्जी है जिसको पाना किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रीतम को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वही अवनी कहती है, एक मिनट उधर तो देखो। उसके साथ फिर से उस चूजे की तरफ इशारा करती है तो वही वो चूजा फिर से वहां पर अपने पंखों को ऐसे करता है जैसे कि वो देख रहा हो कि आसपास में कुछ और भी है, कि उसकी अगले ही पल वहां पर एक और बड़ी सी गोल्डन एनर्जी थी। उसको देख यहाँ पर प्रीतम कहता, नहीं अब तो मजाक मत करो, अरे वो एक अलग स्टेज की एनर्जी है, तुम उसको मत खाना। लेकिन जब वो ऐसा कह रहा था कि उसी वक्त चूजा वहां जाता है और अपने चोट से मारने के बाद में उसको गप अंदर की तरफ ले जाता है और वहीं पर ही प्रीतम का मुंह बिल्कुल देखने लायक, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने यहाँ पर कोई भूत देख लिया हो। ये क्या है ये? तो उसके साथ में यहाँ पर वो अवनी की तरफ देखता है। वो अवनी से पूछना चाह रहा था कि भाई तुमने ये मुर्गा कहाँ से खरीदा, तो मुझे बताओगी भाई? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, आखिरकार मैं कहाँ हूँ माँ? मेरी ताकत मैं देख पा रहा हूँ माँ। वहां पर वो ऐसे कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ अवनी कहती है, मुझे क्या पता, तुम ही तो कह रहे थे कि यहाँ पर वो चूजा है, ऐसा है वैसा है, अब देखो तुम ही। उसके साथ वो अपनी आंखों को मसलने लगता है, लेकिन जब वो मसल ही रहा था कि वो चूजा फिर से उस चीज को थूक देता है और फिर से एक दूसरी तरफ से ले जाता है। उसके साथ में अब प्रीतम कहता है, नहीं अब मत करना, अब ये धोखा होगा। भाई ये बंदा इंसान नहीं है, राक्षस है, राक्षस। अरे ये चूजा नहीं, ये चूजी है, ये आखिरकार कैसे कर पा रहा है? उसके साथ में जल्द ही जो प्रीतम था वो अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देता है और उसे कहता है, अवनी
तुम ये आखिरकार तुम इसे कहाँ से पकड़ कर लेकर आई? तो अपने अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, अरे मैंने तो पहले कहा था कि आखिरकार तुम मेरे टीचर को थोड़ा कमजोर समझ रहे हो। मैं तुम्हें पहले कहा था कि जो ये अंकल चूजे हैं ये यहाँ पर कोई ऐसे वैसे परिंदे नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें क्या पता? लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्रीतम उसके मुंह से ये शब्द सुनता है, अंकल, तुम उसे अंकल क्यों बुला रही हो? तो वहीं पर ही जो अवनी कहती है, हाँ बिल्कुल अंकल, वो मेरे अंकल ही तो लगे, वो चूजे हैं दिखने में। लेकिन अवनी को ये पता था कि वो केवल अभी अपने असली रूप के अंदर नहीं है, वरना वो यहाँ पर एक सम्राट है, डेथ ऑफ मोनार्च। आखिरकार वो कैसे इतने ज्यादा कमजोर हो सकते हैं कि ऐसे इंसानों के सामने ऐसे ही झुक जाएं? उसके बाद प्रीतम का, चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर हम जितनी ज़्यादा एनर्जी को ऐसे कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो इसी वजह से तुम्हें मैं पहले समझाना चाह रहा था कि आखिरकार इसके साथ अगर तुम्हें चलना है तो सोच समझ कर ही चलो। और इसके अलावा ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चूजा कर क्या रहा है, क्योंकि ये जो गोल्डन एनर्जी है जिसको यहाँ पर स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा भी कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा कम ही नसीबों वालों को मिलती है। लेकिन ये बंदा बार बार यहाँ पर उस एनर्जी को पकड़ रहा था, चबा रहा था और थूक रहा था। ये तो साफ साफ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो एनर्जी ना होकर एक बबल गम हो जिसको खा खा कर बार बार थूका जा रहा हो। अरे भाई इसको कोई समझाओ कि ये कोई खाना नहीं है, ये एक एनर्जी है। जैसे जैसे यहाँ पर प्रीतम इसके बारे में सोच रहा था तो उस जगह पर वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वहां पर उसे उसकी जवानी का वो गुस्सा बाहर निकालना था, जो गुस्सा आखिरकार उसके अंदर दबा हुआ पड़ा था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो यहाँ पर उस चूजे को देखते जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर प्रीतम के दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आते जा रहे थे, क्योंकि एक के बाद में एक वो यहाँ पर खाना खा रहा था और उसे दानों की तरह थूकते जा रहा था। ये मौके कोई कमजोर नहीं थे, इन सुनहरे मौकों को पकड़ने के लिए सभी को अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए थी। वहीं जैसे ही यहाँ पर प्रीतम इसके बारे में सोच ही रहा था कि अगले ही पल, अरे यार अगर ये चूजा इसको पकड़ सकता है तो शायद मैं भी इसको पकड़ूं। इतना कहने के साथ में जो यहाँ पर उस चूजे ने अपने पीछे वो गोल्डन एनर्जी छोड़ी थी वो उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे उसकी तरफ बढ़कर वो उसको पकड़ता है कि अगले ही पल वो एनर्जी एक मछली की फॉर्म में आ जाती है और वो उसके हाथों में से छटपटाती है और चट उसकी गाल के ऊपर अपने फिन से मारकर सीधा उस नदी के अंदर चली जाती है और वो और गिराई के अंदर जाकर वहीं पर ही गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम को समझ नहीं आया कि उसके साथ में अभी अभी क्या हुआ था। क्या मैं एक चूजे से भी बिल्कुल बदतर हूँ? मैं एक कचरा हूँ? इस जगह पर प्रीतम का हौसला, प्रीतम की मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका घमंड अब कहाँ पर चूर चूर हो गया है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था टमाटर की तरह, क्योंकि आखिरकार उस फिन के जो वार थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। मुझे लगता है कि ये मछली ज्यादा बड़ी थी, इसी वजह से मेरे हाथ में नहीं आई। वहां पर प्रीतम अपने आप को दिलासा देता है, लेकिन जब वो अपने आप को दिलासा दे ही रहा था कि उसी वक्त वो देखता है कि चूजा जल्दी से उस मच्छी की तरफ भागने लगता है। जो एनर्जी उसके हाथ से निकल कर भागी थी वहां पर वो जाता है, उसको पकड़ता है और उसको चबाकर फिर से थूक देता है। और जैसे ही आप इस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसके चेहरे का कलर पूरी तरह से काला पड़ जाता है। उसको सदमा लग चुका था। ये क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं इस चूजे का कभी सामना नहीं कर सकता। भाई मच्छी बड़ी नहीं थी, मैं ही पावड़ा बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर विश्वास कर बैठा। लेकिन उसके साथ वो कहता है, चलो ठीक है, ये चूजा ही तो है जो यहाँ पर मेरे से ज़्यादा आगे है, मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। चलो छोड़ो, उस घोड़े का क्या, वो घोड़ा तो यहाँ पर कमज़ोर ही होगा ना। चलो ये चूजा तो यहाँ पर थोड़ा सा एंटिक निकल गया। जैसे वो यहाँ पर उस घोड़े को देखता है तो उसके साथ में उसके तो यहाँ पर मानो कि प्राण प्रतिष्ठा वहीं पर निकल गई हो। ये मजाक है अवनी, बोलो ये मजाक है, मुझे एक चाटा दो। और जैसे यहाँ पर कहता है कि चाट, उसके गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा कर लगता है। वो अपने गाल को पकड़ लेता है तो इतनी जोर से। तो अवनी कहती है तुमने तो कहा। लेकिन उसके साथ में वो फिर से घोड़े को देखता है तो वो पाता है कि जो कालिया था वो यहाँ पर अभी अपने खुर के अंदर एक बड़ी सी एनर्जी को लपेटे हुए था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कांटा हो और उसके नीचे एक बड़ी सी मछली फंसी हुई थी। ये मेरे साथ मजाक हो रहा है, ये चल क्या रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर वो ऐसे सदमे के अंदर था तो वहीं अवनी कहती है, ठीक है मुझे इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें जो जानना वो तुम जानो। उस जगह पर मन ही मन में सोच रही थी, यार बेचारा मेरे को लगता है पागल वागल हो जाएगा। ये मेरे टीचर के स्टूडेंट्स है, टीचर के परिवार हैं, आखिरकार इनके अंदर ऐसा
अद्वितीय प्रतिभा तो होने ही वाली है। मुझे लगता है कि मैं इसके साथ में रही तो मेरा टाइम यहाँ पर बर्बाद होगा। उसके बाद हम कहती है ठीक है, मुझे लगता है प्रीतम हमें अपने काम के ऊपर लगना चाहिए। मेरे पास में टाइम नहीं है, तुम्हारे पास में नहीं है, तो हमें जल्दी से अपनी जो भाग्य एनर्जी है उसे ढूंढ लेना चाहिए। इतना कहने के साथ में वो छपाक से अंदर की तरफ चली जाती है और कुछ समय बाद में फिर से वो अपने हाथ के अंदर एक मछली पकड़ कर लेकर आती है। ये सुनहरी एनर्जी थी जिसने यहाँ पर मछली का फॉर्म लिए हुए था। और वहां पर जैसे ही यहाँ पर प्रीतम उस चीज को देखता है तो उसको तो लगता है जैसे कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा बड़ा जीनियस इंसान हूँ। आखिरकार ये चल क्या रहा है मेरे साथ में? सब लोग मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं क्या? प्रीतम तो यहाँ पर उन सभी को देखकर कि वो कैसे बार बार ऐसे एक के बाद में एक गोल्डन एनर्जी को पकड़ कर आ रहे थे, उस जगह पर ऐसा लगा प्रीतम को जैसे कि उसके साथ में कोई मजाक सा हो रहा हो। ये हो क्या रहा है? इन लोगों ने यहाँ पर गोल्डन एनर्जी को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि भाई ये लड्डू है जो अभी किसी अठवाड़े के अंदर बिक रहे हो। हे प्रभु, आखिरकार चल क्या रहा है मेरी इस दुनिया के अंदर? वास्तव में अब प्रीतम को ये पता चल चुका था कि जिन लोगों को वो कमजोर समझ रहा था ना, वो उससे कहीं ज्यादा गुना आगे निकल चुके थे। इतने ज्यादा कि यहाँ पर इस नदी का तल और वो बहुत ज्यादा दूर थे। उसके साथ में यहाँ पर वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। वो सोच रहा था कि शायद यहाँ पर वही एक नालायक है, लेकिन जब ऊपर की तरफ देखता है तो पाता है कि जो बाकी लोग थे वो उनके साथ में आए हुए थे। वो लोग नदी के अंदर छपाक 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 इधर उधर बह रहे थे। उनकी हालत खराब थी। वो यहाँ पर सांस लेना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको देख यहाँ पर जो प्रीतम था उसने राहत की सांस ली। ओह चलो अच्छा है। मुझे लगा कि ये लोग भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। उसके साथ में यहाँ पर वो अपनी ठुड्डी के ऊपर हाथ फेरता। इन लोगों के अंदर कुछ गड़बड़ है। मुझे पता नहीं आखिरकार ये विपिन इंसान है कौन, क्योंकि विपिन के साथ में ये तीनों आए हुए इतने आसानी से एनर्जी को पकड़ रहे थे, ये इतने ज़्यादा खतरनाक थे। तो वो ये सोच रहा था कि वो बंदा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इस जगह पर प्रीतम को पता था कि इस बारे में सोचने के लिए उसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो जल्दी से यहाँ पर एक सिल्वर कलर की एनर्जी की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता था उसकी औकात उसी तरफ टिकी हुई है, उससे ज़्यादा वो कुछ और कर नहीं सकता है। उसके साथ में जो यहाँ पर प्रीतम था वह यहाँ पर अब और कुछ एनर्जीज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहता है यार मुझे लगता है कि गोल्डन एनर्जी तो मेरे बस में नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कोई सिल्वर एनर्जी को ही पकड़ कर निकल कर लाना पड़ेगा। इतना कहने के साथ वो यहाँ पर एक सिल्वर एनर्जी को पकड़ने जाता है। उसको अपनी बाहों के अंदर पकड़ता ही है कि छपा छप छपा छप उसके गाल के ऊपर कुछ 4-5 चांटे रखते हैं और उसका गाल सूज जाता है। ये क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। उसके साथ में वो जल्द ही एक और छोटी सी मच्छी की तरफ जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो मछली उसको इतनी बुरी तरह से मारती है कि यहाँ पर उसकी हालत बिखारी हुई तरह हो जाती है। बेचारा प्रीतम अब यहाँ पर अपने लाल और फटे हुए कपड़ों को लेते हुए वहीं पर ही बार बार मछलियों को पकड़े जा रहा था। और जिस तरफ भी वो जाता उस तरफ यहाँ पर आवाज आती है धड़ाम धड़ूम भूम भाम भीम भाम। और थोड़ी देर बाद में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। प्रीतम की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बिखारी से भी बहुत बुरी। जहाँ पर उसे कोई 1 रुपये का सिक्का ना दे उस जगह प्रीतम कहता है मारो सालो मारो, मैं ही हूँ क्या? आखिरकार वो लोग भी तो हैं, वो भी तो तुम्हें पकड़ रहे हैं और तुम मुझे ही मारे जा रहे हो। आखिरकार मैं मम्मी से कहूँगा घर जाकर। वहाँ पर प्रीतम मन ही मन में कहने लगता है। अब उसके रोने जैसी शक्ल हो गई थी, लेकिन जब वो यहाँ पर इसके बारे में कह ही रहा था कि उसी वक्त उसके कंधे के ऊपर एक अंगुली आती है, टिक टिक। लेकिन जैसे यहाँ पर उस चीज़ को महसूस करता है कि उसके साथ में प्रीतम को तो यहाँ पर रो कांप जाती है। आप कौन है? प्लीज़ मुझे मत मारना। उसके साथ वो पीछे पलटता है और ऐसे करने लगता है। उसके साथ में वो पाता है कि उसके पीछे अवनी खड़ी हुई थी, बिल्कुल शांत सा चेहरा लिए हुए उसको देख रही थी, टिम आंखों के साथ में। उसके साथ प्रीतम को अवनी तुम क्या हुआ, क्या बात, मेरे पास में कैसे आई तुम? तो उसके साथ अवनी कहती है वो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी। उसके साथ में वो यहाँ पर एक छोटी सी मछली थी जो सुनहरे कलर के अंदर थी। वो से आगे बढ़ाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कोई एनर्जी इकट्ठी नहीं कर पा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आ जाऊँ। तो साहब कहता है क्या तो तुम मुझे ये देना चाहती हो, लेकिन फिर तुम्हारा? तो उसके साथ में अवनी कहती है मेरा। उसके साथ में वहाँ से मुड़ती है और सीधा फिर से अंदर की तरफ चली जाती है। वही प्रीतम कहता है ये लड़की बहुत ज़्यादा अजीब, अब कहाँ पर गायब हो गई? लेकिन जैसे ही वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसके पीछे फिर से एक और अंगुली आती है, टिक टिक। मुझे मत मारना। उसके साथ में फिर से डर जाता है। वो पीछे तरफ देखता है तो पाता है कि अवनी फिर से उसके पीछे खड़ी हुई थी। इस जगह पर उसके हाथ के अंदर अब उसकी मछली से थोड़ी और ज्यादा बड़ी मछली हाथ में लगी थी, वो भी गोल्डन कलर की। जैसे ही प्रीतम उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसका तो यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। ये क्या है? ये हो क्या रहा है मेरे साथ में?
प्रीतम को लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर वो किसी सपने के अंदर है जो बहुत ज्यादा बड़ा डरावना सपना है। अब नहीं आता, तुम मुझे मार दो या फिर मुझे यहाँ पर इस तरह से ह्यूमिलेट तो मत करो, मैं एक जीनियस हूँ। वहाँ पर वो मन ही मन में सोचने लगता है। बेचारे को समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ पर करे तो करे जाए तो जाए कहाँ, मारे कौन मारे उसे, या तो उसे एक बार मार दो या फिर इसको बार बार तड़पा कर मत ही मारो। बेचारे प्रीतम के पास में तो कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं बची थी जब यहाँ पर उस के अंदर का वो सारा तमाशा चल रहा था कि यहाँ पर प्रीतम की नाक के अंदर सभी लोगों ने दम कर दिया था कि बाहर सभी लोग इंतजार कर रहे थे ये अंदर क्या नतीजा निकल कर आता है। तभी अचानक से वहां पर जो उनके सामने वो टॉम्ब स्टोन रखा हुआ था वो चमकने लगता है। अगले ही पल वहां पर पहला नाम आता है प्रीतम, उसके बाद में अवनी, कालिया और फिर वो काला चूजा। उसके साथ में सबकी वहां पर नाम आने लगते हैं। भीड़ वहां पर बिल्कुल चुप, सन्नाटा पसर जाता है जब लोग वहां पर उस चूजे और उस घोड़े का नाम सुनते हैं। क्या इन्होंने एग्जाम पार कर लिया? सभी लोग पागल हो गए जब उन लोगों ने अपने सामने का वो नजारा देखा तो उन सभी गालों के ऊपर एक जोरदार तमाचा पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या अब हमें यहाँ पर इस घोड़े और चूजे को भी डेस्टिनी मास्टर कहना होगा? अरे ये तो हमसे सीनियर हो गए। उन सभी की गाल के ऊपर इतना जोरदार तमाचा पड़ा था कि वो वहां पर कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर थे वही पूरी तरह से कांप चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसको गुस्सा आ रहा था, वो आंखें सिकोड़े उसको देखकर जा रहा था। इतनी देर लगा दी, आखिरकार ये लोग अंदर कर क्या रहे थे? आखिरकार विपिन हैरान और इतना ज्यादा गुस्सा हो क्यों ना? हाँ ठीक है, प्रीतम थोड़ा सा प्रतिभाशाली था लेकिन फिर भी इतना नहीं कि वो अवनी और यहाँ पर काले चूजे से आगे निकल सके। आखिरकार छोटा चूजा और यहाँ पर अवनी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। हाँ ठीक है, कालिया की अलग बात थी लेकिन फिर भी प्रीतम ने यहाँ पर इनसे पहले अपनी रैंकिंग आगे बढ़ा ली। यही चीज यहाँ पर विपिन के गले से नीचे नहीं उतर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग अंदर क्या मुजरे कर रहे थे। लेकिन उसके साथ में वो मन ही मन में सोचता है, अरे मुझे लगता है कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, इसी वजह से जान कर लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहे थे। विपिन खुद को समझाने लगता है और ये बात जैसे समझ में आती है उसके साथ में वो मुस्कुराता है। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे स्टूडेंट है मेरे ये। आखिरकार अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखनी चाहिए। हमें यहाँ पर कुछ तो अपने स्टूडेंट से, अपने टीचर से सीख लेना चाहिए। विपिन यहाँ पर मुस्कुराता है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करने लगता है। भाई उसको नहीं पता कि आखिरकार उसने प्रीतम के साथ में क्या किया है अंदर जाकर। ये लो प्रोफाइल नहीं है, ये हाई से भी हाई प्रोफाइल है। हाँ वैसे भी इन लोगों को कौन समझाए, विपिन और विपिन की टीम। उसके साथ विपिन कहता है, मुझे लगता है कि ये मेरे से ही सीख रहे हैं ये सब कुछ। चलो अच्छी बात है। वैसे ये फालतू में सबके सामने चमकना कोई अच्छी बात नहीं है, ये उनके लिए ही मुसीबत खड़ा कर जाएगा। चलो अच्छी बात है कि इन लोगों ने जान कर अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाने की कोशिश की। वहाँ पर फालतू में झंझट के अंदर फंसने की कोई जरूरत ही नहीं है और वैसे ठीक ही है। आखिरकार विपिन यहाँ पर इनके साथ में कोई चैलेंज करने तो ना है कि इनको यहाँ फर्स्ट ही आना है। उन्हें केवल एक डेस्टिनी मास्टर बनना था और इससे ज्यादा उन्हें कुछ और नहीं करना था। उसके थोड़ी ही पल के अंदर आखिरकार वो जो दरवाजा था वो खुलता है। जैसे वो दरवाजा खुलता है तो उसके साथ में ही प्रीतम और बाकी सभी लोग बाहर की तरफ आते हैं। जैसे वो लोग बाहर आते हैं कि वहीं पर ही जो ही सिटी के सभी लोग थे वो आगे तरफ बढ़ते हैं। अरे हमारा जो जीनियस प्रीतम है वो आ गया। अरे आओ जीनियस प्रीतम भाई, आप तो कहाँ थे? आपने तो आखिरकार सबसे पहले अपना काम पूरा किया, आप सबसे पहले डेस्टिनी मास्टर बने। क्या बात है, आप ही हैं हमारे टॉप स्कॉलर। वहां पर सभी लोग प्रीतम को घेर कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रीतम जब ये चीज देखता है तो वो वहां पर अपने मन ही मन के अंदर रो रहा था, क्योंकि आखिरकार बेचारा ने अंदर यहाँ पर अपने पूरे जन्म का जो सबसे ज्यादा बड़ा झटका था वो अंदर सह लिया था। आखिरकार वो एक झटका नहीं, वो एक कोई ऐसा था जैसे कि कोई बार बार सुइयां निकाल रहा हो गरम और उसको तला जा रहा हो। ये तो ऐसा था जैसे कि उसने अभी थोड़े समय के अंदर ही नर्क को झेल लिया हो। बेचारी की हालत खराब थी, उसे लग रहा था कि आसपास में कोई गड्ढा हो और उसके अंदर जाकर वो अपना मुंह दे ले। आखिरकार बेचारा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ और कहे तो कहे क्या, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग समझ तक नहीं पाएगा कि अंदर उसने क्या झेला था। लेकिन उसके साथ में ही वहां पर उसे अवनी की वो बात याद आती है और फिर वो अपनी हिम्मत को बांध लेता है और वहां पर उन सभी की बातें सहने लगता है। अवनी ने उससे यहाँ पर एक ही बात कही थी, वो सुनहरा टुकड़ा देने से पहले, कि अगर यहाँ पर वो उसकी बात मानता है तभी उसे उस चिप को मिलने वाला था।
बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर उसको वो सुनहरा टुकड़ा इसलिए दिया था ताकि वो वहां बाहर जाए और वो उनकी छवि को छुपाने की कोशिश करने लगे। सभी को लगे एक ही प्रीतम ही था जिसने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ उस गोल्डन फ्रेगमेंट को अपने अंदर जमा किया था। इसी वजह से वो यहाँ पर प्रीतम उस चीज को समझ लेता है, क्योंकि वास्तव में अगर वो तीनों ही तीनों एक साथ अपने लेवल अप करते तो उस जगह पर साफ साफ था कि सभी को उनके ऊपर शक होता और वो उन सभी का ध्यान खींच सकते थे। ठीक है बहुत है, अब चुप हो जाओ सभी। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। एल्डर मुकेश के मन में बहुत ज्यादा सवाल थे। वो यही सोच रहे थे कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। वो यहाँ पर जानते थे कि अगर ज्यादा बातें यहाँ पर की गई तो उस जगह पर उसके लिए कुछ बुरा हो सकता था। इसी वजह से वो ज्यादा कुछ कहता नहीं है और कहता है चलिए ठीक है, अब अगली बारी है विपिन, प्रत्युषा, सिमर, रोहन, विक्रम, आकाश, वाणी, विपिन सेन, मोहन और नंदनी। ये लोग अब अंदर जाने वाले हैं। पहले इन लोगों को बात करने दो, इन लोगों को एग्जाम देने दो और फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। जो एल्डर मुकेश थे वो कहते हैं, तो उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो कहता है एल्डर मुकेश मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो उसके बाद एल्डर मुकेश कहते हैं हाँ बताओ क्या हुआ। तो उसके साथ में विपिन कहता है वो बात कुछ ऐसी है कि चेतन और मनीषा भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी मेरे साथ में एग्जाम दे, क्योंकि बार बार इसके लिए कोई ज्यादा झंझट रहेगा नहीं। तो उसके बाद सुनने के साथ में एल्डर मुकेश थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ही ज्यादा जो रिवर ऑफ डेस्टिनी है वो उतनी ही ज्यादा उग्र होएगी, तो संभल कर रहना। बात कुछ ऐसी थी कि असल में जो यहाँ पर ये रिवर ऑफ डेस्टिनी हॉल है ये बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके अंदर 20-30 लोग भी एक साथ जा सकते थे, लेकिन मेन कारण जो था कि 10-10 जनों की यहाँ पर सीमा रखकर अंदर भेजा जाना, ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता था, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने ही ज्यादा उसके अंदर लहरें उठेगी और उतना ही ज्यादा उसके अंदर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से तो ये लोग केवल 10-10 जने ही अंदर की तरफ भेजा करते थे। लेकिन अब जब सामने वाले बंदे ने खुद उनसे कहा था तो इस जगह पर उसे क्या दिक्कत, अरे जाने तो चाहे तो मरे तो आखिरकार वो क्या ही कर सकता है। तो वहीं यहाँ पर विपिन कहता है आपका थैंक यू एल्डर। उसके साथ विपिन एक राहत की सांस लेता है और उसके साथ में सभी को लेकर वो अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर का जो दरवाजा था वो यहाँ पर तेजी से बंद होता है और उसके साथ में विपिन और सभी लोग उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये लोग सभी एक साथ अंदर गए हैं, क्या ये लोग पास भी हो पाएंगे? सभी लोग बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो आखिरकार उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है। उसकी आंखें उत्सुकता से चारों तरफ यहाँ पर देखने लगती है, क्योंकि आखिरकार उसने यहाँ पर पहले से ही स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भी उसके बारे में पढ़ लिया था कि वहाँ पर क्या क्या होता है। लेकिन पहली बार था जब वो यहाँ पर इसके अंदर आया था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से महसूस कर पा रहा था। ओह अच्छा, ये है यहाँ की रिवर ऑफ डेस्टिनी, मानना पड़ेगा काफ़ी बड़ी है। लेकिन इतना कहते कहते वो रुक जाता है। लेकिन यार ये इतनी कुछ ज़्यादा खास भी नहीं और इतनी ज़्यादा शुद्ध भी नहीं है। इसकी धारा के अंदर एनर्जी कुछ अशुद्धियाँ भी एनर्जी भरी हुई है। चलो ठीक है, विपिन ने महसूस किया और वो अपने मन ही मन में इसके बारे में सोचने लगा। विपिन एक ही नज़र के अंदर बता सकता था कि ये जो एनर्जी है ये वास्तव में यहाँ पर स्वर्ग की साफ भाग्य की एनर्जी से नहीं बनी हुई है। इसके अंदर कुछ सोर्स एनर्जी को भी मिलाया गया है। साफ शब्दों में कहें तो जैसा कि अवनी ने बताया था वैसा ही है। ये रिवर ऑफ डेस्टिनी नहीं है, ये उसकी ही नकल है और उसको यहाँ पर छापा गया है और बस कुछ एनर्जी को यहाँ पर लाया गया था लोगों की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे ये गंगा नदी के अंदर से कुछ और छोटी छोटी नहरें और कुछ अलग चैनल्स को बनाकर अलग अलग तरफ पानी को भेजा जाता था। ये वैसा ही कुछ था जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ी सी नदी है जिसके अंदर से कुछ एनर्जी को खींचकर इस जगह पर भी लाया जा रहा था। लेकिन विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसके बीच नहीं, रुको एक मिनट, ये एनर्जी से बनी हुई नदी है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा स्वर्ग की साफ सोर्स एनर्जी होनी चाहिए। जैसे विपिन इसके बारे में सोचता है तो उसके साथ में ही उसका जो लालची दिमाग था वो बहुत सारे ख्याल सोचने लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठा की थी वो थी यहाँ पर हानिवान शहर के अंदर उन डेस्टिनी प्लेट से ली हुई एनर्जी जो 20 मिलियन के आसपास थी। उसके साथ में अपने हाथों को रगड़ता है और कहता है यार वैसे बात तो कहनी पड़ेगी,
अगर ये सारी एनर्जी में इकट्ठा कर लेता हूँ तो उसके बाद में काफ़ी समय तक मुझे एनर्जी की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं आराम से रह सकता हूँ, एनर्जी की सारी खपत मैं यहीं पे कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मुझे सबके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। पहले सभी यहाँ पर अपना अपना एक भाग्य निर्धारित कर लें और अपने लिए एनर्जी ढूंढ लें, उसके बाद में मैं कुछ सोचूंगा। इस जगह पर जो विपिन था वो ज़्यादा कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि अभी बाकी सभी लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उन्हें ये एनर्जी चाहिए ही थी ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर बन सके। प्रत्युषा, सिमर, रोहन, विक्रम, इन सबों की यहाँ पर अभी एनर्जी पकड़ने की जरूरत पड़ने वाली थी। हाँ, इनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं थी। इसके बाद वो जल्दी एक तरफ देखने लगता है। वो पाता है कि वहाँ पर मनीषा, नंदनी और चेतन खड़े हुए थे। उसकी निगाहें उनके ऊपर टिक जाती हैं। बात कुछ ऐसी थी कि ये लोग तो उसके साथ में आए हुए थे और उन्हें उनकी प्रतिभा के ऊपर पूरा यकीन था। लेकिन जो यहाँ पर सोर्स वर्ल्ड से उसने यहाँ पर अपने 3 नए स्टूडेंट बनाए थे, मनीषा, नंदनी और चेतन, इन लोगों का सोर्स पूल उसने यहाँ पर खोला था और वो इतना कुछ खास भी नहीं था। और इसके अलावा यहाँ पर उसी ने यहाँ पर उसको अपनी साधना टेक्निक दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक नींव हासिल कर ली थी। लेकिन उनकी प्रतिभा अभी भी बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि विपिन देख पा रहा था प्रत्युषा और उसके बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो आराम से एनर्जी को पकड़ रहे थे, देख रहे थे, खेल रहे थे और फिर से उन मछलियों को वापस उसी तालाब के अंदर फेंक रहे थे। वो उनके लिए खिलौना से थी, उनको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर उन तीनों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। विपिन वहाँ से आगे बढ़ता है और वो नंदनी के पास में खड़ा हो जाता है। वहीं नंदनी उसको देखकर वो कहती टीचर। तो विपिन अपना सर हिला देता है। तो विपिन के देखकर यहाँ पर सभी लोग उसको देखने लगते हैं। उसके साथ में ही जो विपिन था वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतना कहने के साथ में जल्द ही विपिन अपने हाथ को लेता है और उस नदी के अंदर डाल देता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अगले ही पल यहाँ पर नदी के अंदर जितनी भी गोल्डन लेवल की एनर्जी थी वो सारी की सारी इधर उधर तितर पितर होने लगती है और घूमने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ समय पहले जब विपिन यहाँ पर आया था तो उसके मन में कुछ भी नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था। इसी वजह से सारी मछलियाँ बिल्कुल चुपचाप से तैर रही थी। लेकिन जैसे उन लोगों ने ये देखा कि जो विपिन है वो यहाँ पर अब एक एनर्जी ढूंढ रहा था, तो उसके साथ में वो सभी की सभी यहाँ पर उसके हाथ के चारों ओर घूमने लगी, ऐसे कह रही हो कि यार भाई मेरे को, भाई मेरे को, मैं ज्यादा टेस्टी हूँ, तुम मेरे को खा सकते हो, अरे मेरे को नहीं, मेरे को, अरे मेरे को, हाय मेरे को। यहाँ पर इस तरह से वो उसके चारों ओर घूमते हुए यही बातें कहने लगती है। वहीं जब यहाँ पर वो मछलियाँ ऐसे झुंड बनाकर उसके हाथ की चारों तरफ घूम रही थी तो विपिन चौंक गया, है ये क्या हो रहा है? मैंने तो नहीं कहा कि ये सारी मछलियाँ मेरे पास में आए, ये चल क्या रहा है? वहीं जब विपिन ऐसा हैरान था कि वहीं दूसरी तरफ नंदनी और बाकी सभी लोग जैसे ये दृश्य देखते हैं तो वो लोग भी अपना मुंह फाड़कर उसको वहीं पर ही सन्न हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं पा रहे थे कि वो यहाँ पर करे क्या, और वो जो अपने सामने देख रहे थे कि वो सब कुछ हकीकत थी। ये क्या, हमें पता नहीं था टीचर ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, हमें पता है टीचर बहुत ज़्यादा अद्वितीय है, लेकिन ऐसा सब कुछ करना वहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि वास्तव में वो देख पा रहे थे कि सभी लोग यहाँ पर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी मछलियाँ ऐसे कह रही थी कि भाई मेरी तंदूरी बनाकर तुम खा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। उसके साथ में विपिन कहता अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी। उसके बाद में कहता चलो ठीक है, तुम्हें जो सबसे पहले मेरे हाथ में आएगी 3 वही यहाँ पर मेरे साथ में आगे जाएगी। जैसे विपिन ऐसा कहता है कि उसके साथ में मानो यहाँ पर उन मछलियों ने उसकी बात समझ ली हो और अगले ही पल एक मछली उछल सीधे उसके हाथ की तरफ आने लगती है। लेकिन अगले ही पल एक मछली आती है और चट कर उसको दूर की तरफ फेंका देती है। वहीं जब वो उसको भगा रही थी कि दूसरी मछली आकर उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगती है और वहां पर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। थोड़े समय के अंदर वहां पर आखिरकार 3 मछलियां आ जाती है जो शायद उन सभी मछलियों को हराते हुए उसके हाथ के अंदर आ चुकी थी। वो तीनों मछलियां बहुत ज्यादा कुछ लग रही थी, उछल कूद कर रही थी। विपिन कहता अरे तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अच्छी बात नहीं है मारपीट करना। उससे हम कहता है चलो ठीक है, अगर तुम ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा यूज कर लेता हूँ। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर उन तीनों मछलियों को ऊपर ले आता है और उन तीनों से कहता है नंदनी, मनीषा और चेतन ये लो, तुम इसका यूज करो और इनको एब्जॉर्ब करो और उसके बाद में जो डेस्टिनी एनर्जी है उसको महसूस करो और उस नदी की बहाव को चेक करो जो यहाँ पर तुम्हारे मन में बह रही है। उसके बाद में तुम यहाँ पर अपने एक भाग्य को समझ पाओगे और उसके सार को आगे बढ़ा पाओगे। विपिन ने उन तीनों को यहाँ पर समझाया। उसकी बात सुनने के साथ में तीनों यहाँ पर उसकी बात समझकर अपना सर हिला देते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं।
और उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जैसे ऐसा करता है कि अगले ही पल वो जो एनर्जी थी जो मछली के फॉर्म में थी वो अगले ही पल वहां पर कुछ छोटे छोटे सुनहरे धागों के अंदर कन्वर्ट होती है और उनके शरीर के अंदर जाने लगती है। उसके बाद में सभी लोग वहां पर अपनी आंखें बंद करते हैं और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जब सभी लोग ऐसा कर रहे थे तो विपिन के दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अगर यहाँ पर एक एनर्जी के धागे को अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसके साथ में एक भाग्य का टुकड़ा मिलता है। अगर यहाँ पर सभी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब या इनको समझ लिया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और ज्यादा भाग्य के टुकड़ों को अपने साथ में ले जा सकता हूँ। विपिन जैसे ऐसा सोचता है उसके साथ में वो अपने हाथ को अंदर ही डालता है और जैसे ऐसा करता है कि सारी एनर्जी जो मछली के फॉर्म में थी वो उसके हाथ से होते हुए सीधा उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। जैसा ऐसा होता है कि अगले ही पल यहाँ पर वहाँ उसकी लाइब्रेरी के अंदर कई ज्यादा किताबें बनना शुरू हो जाती है। सच में ये काम कर रहा है। जैसे विपिन ये सब कुछ देखता है तो उसकी आंखों के अंदर यहाँ पर रोशनी सी चमक आती है। उसके साथ में विपिन जल्द ही उसके अंदर की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। जल्दी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर कई ज्यादा चांदी की किताबें बनना शुरू हो जाती है। कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर विपिन ने जो सुनहरी एनर्जी थी उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया। अब केवल उसके अंदर चांदी की एनर्जी बची हुई थी यानी सिल्वर एनर्जी, और वो भी कुछ गिनी चुनी ही बची थी। विपिन उनको देखता है और कहता है चलो ठीक है, इतनी बहुत है। ये तो अब केवल कमजोर एनर्जी ही बची हुई है, बाकी सभी के लिए ठीक रहेगी। विपिन ने यहाँ पर उन चांदी की जो एनर्जी थी उनको वहीं पर ही छोड़ दिया। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में बेचारी चांदी की एनर्जी भी कह रही थी। बड़ी खतरनाक बेइज्जती कर दी इसने तो यार। उसके बाद में जो विपिन था वो यहाँ पर वहां से एक जो झरना बह रहा था उसके पास में चला जाता है। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत एनर्जी तो है, मुझे कम से कम 80 मिलियन एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। जहां सिटी के अंदर भी इतनी ज्यादा डेस्टिनी प्लेयर्स नहीं होगी जिसके अंदर मुझे ये मिल सकती है। मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत ले लेनी चाहिए। ले लूं क्या? नहीं ले लूं, नहीं ले लूं, अरे चल ले ही लेते हैं, किसको पता चलेगा, थोड़ी बहुत ही तो लूंगा। बस वो मेरी जो ग्रेड 5 की एनर्जी है उसको थोड़ा सा भरना ही तो है, बस थोड़ी सी इतना कहने के साथ में विपिन यहाँ पर थोड़ा सोच करता है और कहता है चलो ठीक है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है और पाता है कि सभी लोग अभी यहाँ पर अपनी साधना के अंदर डूबे हुए थे। तो इसी वजह से वो जल्द ही वहां पर जो पड़ी हुई सोर्स एनर्जी थी वो उसको अपनी एनर्जी के अंदर मिलाने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले ही पल वहां पर उसकी सारी एनर्जी उसके अंदर जाना शुरू हो जाती है। वो सारी एनर्जी उसके स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाती है और जो उसने यहाँ पर अपनी वो एक नहीं साधना बनाई थी जिसको यहाँ पर सोर्स डेस्टिनी भी कहा जाता है, उसके अंदर वो जाकर मिलने लगती है। धीरे धीरे करते हुए 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन और पलक झपकते उसने 8 मिलियन सोर्स के एनर्जी के धागों को उसके अंदर समाहित कर लिया था। लेकिन इतनी एनर्जी लेने के बाद में भी जो यहाँ पर उसकी वो इमोशन डेस्टिनी थी वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई। वो भाग्य बस थोड़ा सा ही बड़ा था। इतनी एनर्जी लेने के बाद में भी ये कुछ भी नहीं हुआ। यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरे पास में तो इतनी एनर्जी है भी नहीं। मैंने कम से कम इसको यहाँ पर 10 मिलियन सोर्स एनर्जी के धागे खिला दिए लेकिन ये अभी तक भी लेवल अप नहीं करी। कितना ज्यादा खतरनाक है ये। विपिन को यहाँ पर समझ में आ गया था कि वास्तव में इसके लिए इसको बढ़ाना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन छोड़ो, मेरे पास में तो अभी और ज्यादा एनर्जी है, मैं इसको इकट्ठा करता हूँ। विपिन जान चुका था कि आगे जाने वाले टाइम के अंदर शायद उसके लिए एनर्जी इकट्ठा करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और अभी उसके सामने बहती हुई फ्री की एनर्जी मिल रही थी तो वो फालतू में इसको क्यों छोड़े। वो तेजी से यहाँ पर उस एनर्जी को और स्पीड से अंदर की तरफ इकट्ठा करने लगता है। जैसे वो ऐसा करता है कि उसके साथ में अगले ही पल भूम 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 वहां पर आवाज आने शुरू हो जाती है और वहां पर जो सारी एनर्जी थी वो अब उल्टी दिशा के अंदर बहने लगती है और जो नदी सीधी दिशा में बह रही थी वो सीधी उसकी तरफ जाने लगती है। जैसा ऐसा होता है कि सभी लोग उस चीज को महसूस कर लेते हैं। उस चीज को महसूस करने के साथ में वो लोग उस तरफ देखते हैं जहां पर विपिन खड़ा हुआ था। उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हाँ, ये अलग बात थी कि प्रत्युषा, सिमर और उसकी जो बाकी पुराने स्टूडेंट थे उन सभी को इस चीज की आदत थी, लेकिन नंदनी और जिन्होंने यहाँ पर कभी ये नहीं देखा था वो तो डर के मारे वहीं पर ही सुन्न से रह गए थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये टीचर के सर के ऊपर ये सारी नदी गायब कहाँ हो रही है। लेकिन जब वो लोग इस तरह से हैरान थे उसी वक्त यहाँ प्रत्युषा कहती है, अरे भाई जल्दी करो, जल्दी से यहाँ पर अपने एनर्जी इकट्ठा कर लो क्योंकि मेरे पतिदेव शुरू हो चुके हैं और अब हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला है। जितना हो सके जल्दी से यहाँ पर अपने उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दो। वहां पर प्रत्युषा समझ चुकी थी
कि उसके पतिदेव जब भी ऐसा कोई कमाल करने जाते थे तो बेचारे पास वाले बंदे पूरी तरह से चकाचौंध हो जाते थे। इसी वजह से वो जल्दी से उन सभी को कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग वहां पर काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे जब जब यहाँ पर उनकी टीचर या उनके पति यहाँ पर अपना कांड शुरू करते थे तो उस जगह पर वो कभी रुकते नहीं थे। जब तक नहीं रुकते थे जब तक सामने वाली जगह पूरी तरह से दुरुस्त ना हो जाए। वो जानते थे कि थोड़े समय की बात है और ये जो यहाँ पर ये पूरा होल है वो यहाँ टिकने वाला नहीं था, वो वहीं पर ही खत्म होने वाला था, उसका कोई वजूद नहीं रहने वाला था। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि वो जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर ले। सभी ने जल्दी से अपना सरी लाया। हाँ ठीक है ठीक है। वो जल्दी से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे। वहीं अंदर सभी एनर्जी इकट्ठा करने में पूरी तरह से मदहोश थे तो दूसरी तरफ यहाँ पर बाहर की तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो कि यहाँ सभी के मन में यही हो कि अंदर चल क्या रहा है। एल्डर मुकेश और बाकी सभी लोग बेचैनी से उस तरफ देख रहे थे जहां पर सभी के नाम आने थे। एल्डर मुकेश तो ये समझ नहीं पा रहे थे यार 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं, आखिरकार अंदर जाकर चोरी वोरी तो ना कर रहे, लेकिन चोरी करने लायक वहां पर कुछ है भी तो नहीं, और अभी तक यहाँ पर किसी का नाम आया क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी लोग वहीं पर ही फेल हो गए हो। जब एल्डर मुकेश इसके बारे में सोच रहे थे दूसरी तरह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया था। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय बिना की सस्पेंस के। और अगर आप लोग भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सुपर चैट्स कर सकते हैं और इसके अलावा थैंक्स भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहो तो अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमें कम से कम 50 मेंबर्स की जरूरत है अपने चैनल के लिए और इस महीने करवा दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय, सायोनारा।